हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम करने वाले हैं। और रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होंगे, उसको मैं दूर कर दूंगा और जितने भी अच्छे कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट बन सकते हैं, सारे कंसेप्ट बता दूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम करने वाले हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन के बारे में मैंने बताया था, कोई भी प्रोसेस हो वो बहुत पूछा जाता है। तो हमने न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम किया था ह्यूमन का। अब पढ़ेंगे आज के वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। सो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है रेस्पिरेशन क्या होता है? आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे रेस्पिरेशन यानी कि सांस का लेना, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन मेक्स द रेस्पिरेशन, बट ऐसा नहीं होता है। उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग टर्म से आपको समझना पड़ेगा। दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों को एक में नहीं मिलाना। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल करना, सांस को अंदर लेना, और एक्सहेल करना, सांस को बाहर छोड़ना। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का इंटेक करके सेल में ऑक्सीजन जाएगा, वहां से वो एनर्जी निकालेगा। सेल के पास ऑक्सीजन आएगा और वो एनर्जी निकालेगा, उसको कहते हैं हम रेस्पिरेशन। यानी ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। यानी वो तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन और भी ज्यादा कहानी बन के रेस्पिरेशन बनता है। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछले न्यूट्रिशन वाले में बताया था कि न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस से जो भी सेल है, भाई सेल इतना बड़ा नहीं होता है, पहले मैं बता दूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे खाना पहुंच गया था, फूड पहुंच गया था। फूड कहाँ पहुंच गया था? हर एक सेल तक पहुंच चुका था, तभी तो उसको तोड़ा था बहुत सारे पीसेस में, ताकि हर एक सेल तक पहुंचाया जा सके। तो मान लीजिए एक सेल है जिसके अंदर फूड है, लेकिन इस फूड से हम एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। इस फूड से हम एनर्जी नहीं निकाल सकते। एनर्जी निकालने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होगी। जैसे गाड़ी वगैरह में फ्यूल की जरूरत होती है ना एनर्जी को निकालने के लिए, वैसे ही इसको भी एक फ्यूल की जरूरत होती है जो ऑक्सीजन काम करता है। यानी कि खाना आ गया, खाना किस प्रोसेस से है? न्यूट्रिशन से। लेकिन रेस्पिरेशन से कौन आएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। ये खाना है O2, ये O मत मान लेना, ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है। तो ये O2 ऑक्सीजन आ गया, किससे? रेस्पिरेशन से। जब इन दोनों का मिलन होता है, खाना प्लस ऑक्सीजन, तो एनर्जी निकलती है। खाना प्लस ऑक्सीजन तो एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी निकली, इस पूरे को रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या चमका या नहीं चमका? बता दो जरा, चमका या नहीं चमका? तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ गई होगी स्क्रीन पे, आप लिख सकते हो उसको, ठीक। तो अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो देखो ब्रीथिंग तो होगी ना, ऑक्सीजन तो अंदर जाएगा। वो कहां से जाता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है नॉस्ट्रिल्स से। किससे जाता है? नॉस्ट्रिल्स। जो नाक में दो छेद हैं उन्हीं को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं जी? नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। अब नॉस्ट्रिल्स के बाद जो पाथ होता है, जो एयर को, ऑक्सीजन को ट्रेवल करना होता है, उस पाथ को बोलते हैं नसल पैसेज। क्या बोलते हैं? नसल पैसेज। क्या बोलते हैं जी? नसल पैसेज कहते हैं। अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, भाई मैं भी क्या लिख रहा हूं। नसल पैसेज कहते हैं इस बात को, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स और नसल पैसेज आपको आ गया समझ। अब इस नसल पैसेज जो पाथवे है, इसके अंदर होते हैं कुछ टाइनी हेयर्स, होते हैं टाइनी, और क्या होते हैं? म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर्स, म्यूकस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? याद करो, हमारे पेट के अंदर भी म्यूकस होता है जो प्रोटेक्ट करता है HCl से, लेकिन यहाँ पे जो म्यूकस होता है फिल्टरिंग, एयर और म्यूकस जो करते हैं फिल्टरिंग का काम करते हैं। हमारे हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो उसको ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर जाने देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ये रोक लेते हैं। फिर क्या होता है? नसल पैसेज आपको आ गया समझ। इसके बाद जो खाना बोल रहा हूं, ऑक्सीजन ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल करता है फेरिंग्स में। कहां ट्रेवल करता है जी? फेरिंग्स में। अच्छा फेरिंग्स क्या होता है? यहां तक आ गया होगा ना समझ। अब फेरिंग्स क्या होता है? देखो नाक से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। माउथ से क्या गया था? खाना जाता है ना। तो जब मुंह अपना फाड़ोगे, ना तो देखना अंदर की तरफ फेरिंग्स होता है। मतलब कॉमन पॉइंट
फेरिंग्स क्या है? कॉमन पॉइंट होता है जहां पे ऑक्सीजन भी मिल रहा है और जहां पे खाना भी। कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जहां पे ऑक्सीजन भी ऐसे आएगा और खाना भी जा रहा है। दिस इज द कॉमन पॉइंट इन विच ऑक्सीजन एंड फूड मीट्स, जहां दोनों का मिलन होता है। इससे पहले इनका पाथ अलग था, इन दोनों का अलग था, इसके बाद भी अलग होता है। दिस इज द कॉमन पॉइंट वेयर बोथ मीट, जहां दो ही मिलन करते हैं। फेरिंग्स के बाद जो खाना जाता है वो जाता है लैरिंग्स में। कहां जाता है जी? लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना होगा ना साउंड चैप्टर में, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है लैरिंग्स को। ठीक है, यहाँ पे खाना जाता है। खाना किस माध्यम से जाता है? अब इसके बाद हम जो क्या होता है विंड पाइप, क्या होता है फूड पाइप हमने पढ़ा था, अब हमें पढ़ना है विंड पाइप के बारे में। इसके बाद जो खाना जाता है वो जाता है खाना बार बार क्यों बोल रहा हूं यार, ऑक्सीजन ट्रैकिया में जाता है। कहा जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहा जाता है? अरे अरे, ट्रैकिया से कहा जाता है ब्रोंकाई। कहा जाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। कहा जाता है? ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ब्रोंकियोल से कहा जाता है एल्वियोली में जाता है। कहा जाता है? एल्वियोली में। अभी समझा रहा हूं ये सब क्या है, इतने तगड़े तगड़े वर्ड लेंगे। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बोला था? फेरिंग्स कॉमन पॉइंट होते हैं जहां दोनों का मिलन होता है, उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। फूड अलग डायरेक्शन में और ये अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। फिर ट्रैकिया से हम अच्छे तरीके से फिर से समझ लेते हैं इसको मिटा के। ठीक है, तो ट्रैकिया से समझते हैं जरा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैंने क्या बोला? ट्रैकिया से हम समझे अंदर, तो ट्रैकिया क्या होता है? ये सी शेप का होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रैकिया इज अ सी शेप। ट्रैकिया टेटुआ बोलते हैं ना, टेटू को ही कहते हैं। ट्रैकिया यानी सिंपल मान सकते हो विंड पाइप। क्या मान सकते हो? विंड पाइप को ही कहते हैं हम ट्रैकिया। विंड पाइप, फूड पाइप जहां पर फूड होता है, विंड पाइप जहां से विंड जाता है, यानी जो विंड पाइप है, मान लो ये विंड पाइप है, इसके साइड में ये जो होता है ना ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या करता है? ये सी शेप का होता है। क्या होता है? ट्रैकिया सी शेप का होता है। ट्रैकिया सी शेप यानी इस तरीके का होता है कुछ। ट्रैकिया सी शेप का क्यों होता है? ताकि जो फूड पाइप है इसमें जब मान लो ऑक्सीजन जा रही है, कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स कर जाएगी तो चिपक जाएगी, चिपक जाएगी तो फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा और हम टपक जाएंगे। ठीक है, इसलिए ट्रैकिया सी शेप का ऐसे करके विंड पाइप को अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि ये आपस में कोलैप्स ना करे। कोलैप्स कर जाएंगे तो सफोकेशन से हम टपक जाएंगे। तो ट्रैकिया इज अ शी शेप। इट ओरिजिन ऑफ कार्टिलेज से ये बना होता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमें ताकि एयर कोलैप्स ना हो जाए विंड पाइप। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद आपने देखा होगा लंग्स जो होते हैं दो तरफ होते हैं ना, इधर इधर लंग्स होते हैं। इसके बाद अब लंग्स के अंदर की कहानी चलेगी। ठीक है, अब ये ना दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। ये जो ट्रैकिया था सी शेप का, ये दो ट्यूब में डिवाइड होता है। अब लंग्स के अंदर की कहानी चल रही है। ये दोनों ट्यूब को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। इधर भी ब्रोंकाई और इधर भी ब्रोंकाई इसको कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई देखो दो ट्यूब में डिवाइड हुई, इसको भी ब्रोंकाई, इसको भी ब्रोंकाई, मतलब दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहते हैं। वैसे एक को ब्रोंकस हम कहते हैं, चलो मान लो ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक, अब ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंका है, इसका नाम आप उधर लिख देता हूं समझाने के लिए, इधर बता देता हूं। ये हमारे पास ब्रोंका है। ये फर्दर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल में डिवाइड हो जाता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, जिसको हम कहते हैं, हर एक को नाम हो जाता है ब्रोंकियोल्स। क्या नाम होता है? ब्रोंकियोल्स नाम हो जाता है। ब्रोंकाई ट्रैकिया डिवाइड करके ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बनता है ब्रोंकियोल्स। और फिर ये ब्रोंकियोल्स जो है ये एंड में जाके गुब्बारे जैसे की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एल्वियोली। जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। समझ आया? क्या कहते हैं? एल्वियोली। ये आपको सिंपल स्टेप्स याद रखने। ट्रैकिया से ब्रोंकाई दो भागों में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई का भी सब डिवीजन हुआ जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स फाइनल एंड पॉइंट जिनका बलून लाइक स्ट्रक्चर से होता है हर एक ब्रोंकियोल्स का, जिनको हम कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्वियोली। ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, वो यही से ये काम होता है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात आई होगी समझ, उम्मीद आई है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था डाइजेशन प्रोसेस में, ये बताया था कि खाने को तोड़ने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि सेल इज वेरी छोटा, खाना इज वेरी बड़ा, उसको तोड़ेंगे तभी तो सेल में वो फिट होगा। उसी प्रकार से सेल तो काफी छोटा है, लेकिन अब बताओ ट्रैकिया है इतना बड़ा, ट्रैकिया है इतना बड़ा, जाके सारा का सारा ऑक्सीजन उसके अंदर खाने सेल के अंदर तो नहीं घुसेड़ सकते ना हम। अब
जो हमारा हर एक सेल है उसको किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। सेल इज वेरी छोटा, सेल इज वेरी छोटा, दिस ट्यूब इज वेरी बड़ा। तो बड़े ट्यूब से छोटे ट्यूब को भरना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन ट्यूब्स का डिवीजन हो रहा है। पहले ट्यूब दो भागों में बटी, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई बहुत पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो गई जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, फिर ये एल्वियोली हो गई। तो इसी वजह से इसको डिवीजन होता है ताकि हर एक सेल तक क्या पहुंच सके, हमारा ऑक्सीजन पहुंच सके। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है समझ आई होगी। इसके बाद एक डायफ्राम होता है। क्या होता है हमारे पास डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो क्या करता है, लंग्स फूलता है, फिर कॉम्प्रेस होता है। इन कॉन्ट्रैक्शन और फूलना यानी एक्सपेंडेशन, इनको एक किसकी वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से होता है। बाकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कुछ भी नहीं रखा, हमने अच्छे तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म कर दिया है। लेकिन अब कुछ बात करते हैं। अब जैसे ये जो एल्वियोली था, ये जो हमारे पास एल्वियोली था, गुब्बारे जैसे जो स्ट्रक्चर था एल्वियोली, जहां से खाने का वो खाना यार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। इसके पास होती है ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मान लो इस खाने बॉडी के अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन क्या है बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट तो इसको कोई ना कोई करेगा ना। वैसे इसका फुल प्रोसेस हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। लेकिन अगर अभी के लिए मैं बता दूं, जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड के माध्यम से क्या हो जाता है हमारे पास। देखो कोई भी चीज ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड के माध्यम से ऐसे ही नहीं होता ट्रांसपोर्ट। इसके पास होती है हेमोग्लोबिन, इसके पास क्या होती है, हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट होकर मान लो ये सेल तक पहुंच गया, फिर सेल क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, फिर ये एल्वियोली तक पहुंचेगा, फिर ये इसका आउट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेमोग्लोबिन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसका रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना ब्लड में सॉल्यूबल है, these are soluble in blood। तो ब्लड में आसानी से घुल के डिफ्यूजन के माध्यम से ये क्या कर जाएगा, एल्वियोली तक पहुंच जाएगा। लेकिन एल्वियोली से जब ऑक्सीजन आ रहा होगा, ऑक्सीजन इज इनसॉल्युबल इन ब्लड, वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें हेमोग्लोबिन का सहारा लेना पड़ता है। ये मदद करता है ऑक्सीजन की सेल तक पहुंचने में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ऑक्सीजन कैसे पहुंचा, CO2 कैसे निकला। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ताकि ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से घोल मलोल के यहाँ तक पहुंचा देना। ठीक है, अच्छा इतना बात आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते सेल के अंदर, जब एक बार ऑक्सीजन पहुंच गया तो क्या हुआ, मान लो ये हमारा क्या है, सेल है। ठीक है, अब फूड पहुंचा था, क्या पहुंचा था, फूड ऐसे ही नहीं रहता है, इसमें ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ऐसे मान लो फूड पहुंच गया किससे, न्यूट्रिशन प्रोसेस से, और उससे क्या पहुंचा, ऑक्सीजन। किस रेस्पिरेशन से क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच चुका है। ऑक्सीजन किससे पहुंचा, रेस्पिरेशन से। फिर क्या हुआ, ये फूड पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया। फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी C6H12O6, यानी प्लस ऑक्सीजन है हमारे पास। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस फूड को बर्न कर देगा और CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा और प्लस एनर्जी हमें मिलेगी। क्या मिलेगी हमको, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हमको मिलेगी। यानी इस प्रोसेस से, न्यूट्रिशन प्रोसेस से खाना आ गया, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आ गया, इन दोनों का मिलन हुआ तो CO2 निकला, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई, जिससे हमें कोई भी काम करते हैं एनर्जी की वजह से। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये इक्वेशन आपको बड़े ही मोहब्बत से याद रखना है। याद क्या रखोगे, समझ जाओगे तो काम बन जाने वाला है, झींगा लाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झींगा लाला। अच्छा इतनी बात उम्मीद है समझ आई होगी। अब जो एनर्जी निकली है, एनर्जी समझ आया कैसे निकली। अब ये जो एनर्जी निकली है ना, ये स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। याद रखना, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अच्छा स्टोर क्यों होती है, अभी बात बताओ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी एनर्जी मेरी लग रही है, एनर्जी लग रही है, लेकिन मैं उस समय ठूस थोड़ी ना रहा हूँ।
क्या इस समय मैं ठूस रहा हूँ कि जी मुझे आज बच्चों को पढ़ाना है, मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं खाऊंगा बनाऊंगा, खा रहा हूँ बना रहा हूँ, खा रहा हूँ बना रहा हूँ, खा रहा हूँ मतलब खा रहा हूँ एनर्जी मिल रही है बना रहा हूँ, खा रहा हूँ एनर्जी मिल रही है बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। मतलब एक बार मैंने खा लिया, बिना खाए तो एनर्जी नहीं मिलेगी, खा लिया तो वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई और फिर मैं ये काम कर रहा हूँ तो वही एटीपी की वजह से मुझे एनर्जी मिल रही है। आई बात समझ में? तो स्टोर क्यों होती है एनर्जी हमारे पास, ठीक है। नहीं तो ऐसा दिन भर इंसान थोड़ी ना ठूसता रहता, कोई भी काम करे एक बार खा लिया फिर बहुत सारे काम वो कर लेगा, क्योंकि वो जो स्टोर एनर्जी है वो उससे काम करता है, फिर वो खत्म हो जाती है तब हम फिर से ठूस लेते हैं तो फिर से वो एटीपी बन जाता है। अब होता क्या है, एटीपी को कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, एडीपी, एडीपी होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, प्लस इसमें एक और फॉस्फोरस जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एटीपी। एक और फॉस्फोरस जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो देखो पहले हमारे अंदर एडीपी होता है, क्या होता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये फॉस्फोरस एक और अलग होता है, ट्राई यानी 3, डाई यानी 2, यानी 2 फॉस्फोरस यहाँ है, एक फॉस्फोरस अलग है। लेकिन जब एनर्जी का रिलीज होता है तो एनर्जी के रिलीज से इन दोनों के बीच में एडीपी और एक और फॉस्फोरस के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, तो इसी को कह देते हैं हम एटीपी। यानी एनर्जी जब बनी है स्टोर हो गई एटीपी के फॉर्म में, एटीपी को वो एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 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 जब एनर्जी वो स्टोर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जैसे अभी मेरे अंदर से यूटिलाइज हो रही है, तो फिर क्या होता है, यूटिलाइज होते समय ये बॉन्ड टूटता है और एनर्जी यूटिलाइज होती है और फिर से ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी। यानी एडीपी को जब एनर्जी मिलती है तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एटीपी के पास जो एक बॉन्ड होता है वो टूटता है तो हमें एनर्जी फिर मिलती है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब एक लास्ट हल्की सी एक चार्ट को याद रख लेना, वो चार्ट महा इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसको मैं दे देता हूं। देखो जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज, उसको क्या कहते हैं C6H12O6। ये एनसीईआरटी में भी ये चार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर, कहा साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्या है एक उसका फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना आपको, सिंपल याद रखो, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद 3 डिफरेंट कंडीशंस बन जाती हैं। कितनी कंडीशंस बन जाती है, 3 डिफरेंट कंडीशन बनती है। पहला एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पहला एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा रेस्पिरेशन होता है, जो कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाए। इट हैपेंस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, उसके एग्जांपल आपको याद रखना, यीस्ट। क्या याद रखना, यीस्ट। इसके अंदर क्या होता है, पायरुवेट। यहां तक तो कहानी सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या होती है, CO2 का रिलीज होता है, प्लस किसका रिलीज होता है, इथेनॉल का। किसका रिलीज होता है यहाँ पे, इथेनॉल। इथेनॉल अगेन 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 1 2 + 1 बन जाते हैं 3, उससे मतलब हमें नहीं है। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी का रिलीज इसमें हो जाता है। फिर हमारे पास विदाउट प्रेजेंस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर भी होता है, कहां पे, मसल सेल्स में। हमारे अंदर कहां होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता, और हमारी जो मसल्स होती हैं उसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे पास मिलती है हमको लैक्टिक एसिड। क्या मिलती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी तो मिलती ही मिलती है। देखो बहुत ज्यादा जब हम वर्क कर लेते हैं, मस्कुलर वर्क कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। क्रैम्प्स वगैरह क्यों आते हैं, जब हम बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा भाग लो आप, भागोगे ना तो हाँफने लगते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, तेज सांस लेने लगते हैं, लेकिन उतना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहां पे हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वहां कमी पड़ जाती है, तो फॉर्मेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रैम्प्स वगैरह हो जाते हैं हमारे मसल्स के अंदर। आपने देखा होगा जो बॉलर होता है क्रिकेट में, जो बॉलर होता है उसको बहुत ज्यादा भाग के बॉलिंग करनी पड़ती है, तो आपने देखा होगा उनको पैरों में बहुत बार क्रैम्प्स आ जाते हैं भागने की वजह से। वो क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वहां पे। ये वही एसिड है जो हमारे दही में प्रेजेंट, हमारे दही यानी जो सिंपल दही हम खाते हैं ना, उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, वही हमारे मसल सेल्स में भी हो जाता है इससे फॉर्म। ठीक है, अब सिंपल ये बात करते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने अभी पूरा डिटेल में पढ़ लिया, जो हमारे अंदर होता है, हमारे और सेल्स के अंदर होता है, उसके अंदर हमने पढ़ लिया CO2 बनता है,
प्लस H2O और प्लस एनर्जी का क्या हो जाता है, रिलीज होता है। तो इसी प्रकार से रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी आपका एक मिसकंसेप्शन दूर किया था, उसमें भी रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करूंगा। आप अभी तक यही सोचते होगे कि प्लांट ऑक्सीजन देता है, CO2 लेता है, लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि वो भी ऑक्सीजन ले सकता है और CO2 दे सकता है। ये शायद आपने ना सुना हो, तो इस मिसकंसेप्शन को अगले वीडियो में दूर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।